वह ऑफिस में बैठी अपना काम पूरे ध्यान से कर रही थी जब मोबाइल की बजती तेज आवाज पर उसका ध्यान भटक गया और कीबोर्ड पर तेजी से चलती हुई उंगलियां एक पल को रुक गई। जब गुस्से में आकर बड़ी जल्दीबाजी में उसने फोन अटेंड करते कान से लगा लिया। हेलो जी, कौन? नजरें अभी भी लैपटॉप पर थी। देखिए, यह कोई पीयूष नाम का बंदा है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। हम उसे इमरजेंसी अस्पताल लेकर आए हैं। आप जो कोई भी है, जल्दी अस्पताल आ जाइए। ना जाने सामने वाला क्या कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सिमरन की सांसें तो यह सुनकर रुक गई कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। आज सुबह ही तो नाश्ते पर बैठे हुए सब एक साथ नाश्ता कर रहे थे और दोपहर तक उसका एक्सीडेंट। उसकी आंखों से आंसू तेजी से गिरने लगे। मैं अभी आ रही हूँ। वह उखलती सांसों के बीच जब यह कहती वह सब कुछ छोड़-छाड़ कर अपनी एक दोस्त को जल्दीबाजी में समझाती वहां से भागम भाग अस्पताल पहुंची थी जहां उसके भाई को लाया गया था। आपने मुझे फोन किया था, कहा है मेरा भाई, बताइए कैसा है? ठीक तो है ना? हॉस्पिटल पहुंची, उस आदमी को फोन करती उसके पास आई थी जब एक साथ उस पर सवालों के बौछार करती रो देने को थी। देखो बेटा, रो मत, मुझे तो मालूम भी नहीं है इस बच्चे का एक्सीडेंट कैसे हुआ। यह तो काफी देर से रोड पर जख्मी हालत में पड़ा था, खून भी काफी बह गया था। डर के मारे कोई मदद भी नहीं कर रहा था। वह तो मैं उसे अपनी जिम्मेदारी पर उठाकर अस्पताल लाया। उसकी जेब से फोन निकाला, उसमें आपका नंबर ऊपर ही था। मैंने आपको जल्दी से जल्दी फोन किया। वह आदमी यह कहता चुप हो गया। तभी डॉक्टर वहां आता, बोला पेशेंट के साथ कौन है? जिम हूँ। मेरा भाई कैसा है डॉक्टर? सिमरन जल्दी से आगे आई। बोलिए, देखिए सर पर काफी चोट आई है, शायद पसलियां भी टूटी है। हमें डर है, सर्जरी जल्द से जल्द करनी होगी, नहीं तो मरीज कोमा में भी जा सकता है। खून रुक नहीं रहा। आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करें ताकि हम आगे की कार्रवाई शुरू करें। यह कहता डॉक्टर वहां से आगे बढ़ गया, जबकि सिमरन किसी रेत की तरह सीट पर ढह गई थी। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम, वह भी इतनी जल्दी, वह लड़की यह सब कहाँ से करती? अभी तो पीयूष के एक्सीडेंट का पता उसके घर वालों को हुआ भी नहीं था। जब उन्हें पता चलेगा तो वह कैसे उन्हें संभालेगी? अगर उसके भाई को कुछ हो गया तो? सिमरन की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। अरे सिमरन, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? भाईश, जो सिमरन के कॉलेज की सहेली का भाई था और बहुत अच्छे से सिमरन के साथ वह पूरी फैमिली को जानता था। हाल ही में वह मेडिकल की पढ़ाई करके विदेश से आया था। जब उसने सिमरन को दूर से देखकर पहचानते हुए पास आकर बोला, रोती हुई सिमरन ने आवाज सुनकर बेकाबू होकर सर उठाकर उसने सामने देखा भाईश भाई। जब आंसू भरी आंखें लिए वह उन्हें एक पल में पहचान गई थी। उसके भाई कहने पर भाईश के मुंह में कड़वाहट घुल गई थी। अभी पीयूष का एक्सीडेंट हो गया है, उसके सर पर चोट आई है। डॉक्टर ने कहा जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना कहती सिमरन बेकाबू होकर रोने लगी। तुम रोना नहीं, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। भावेश उसके गुलाबी चेहरे भीगी आंखों को देखते एकदम पिघलता हुआ बोला और उसे दिलासा देता चला गया। वह बहुत पहले से उसे पसंद करता था। जब उसने पहली बार सिमरन को देखा था तब से उसे पसंद करने लगा था। वह एक खूबसूरत और समझदार लड़की थी, पर बहुत छोटी थी और भाईश अपना करियर बनाने के चक्कर में अपनी उम्र का ख्याल करते सिमरन से उस वक्त कोई रिश्ता नहीं जोड़ सका था। लेकिन अब जब वह एक डॉक्टर बनकर लौटा था, उसकी पहले इच्छा यही थी कि सिमरन को अपना बनाना। लेकिन अब इन हालात में सिमरन से टकराव भाईश को लगा जैसे उसे पाने के लिए उसे और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सिमरन को जैसे कोई फरिश्ते की तरह मालूम हो रहा था। उसे उम्मीद थी भाईश एक काबिल डॉक्टर है, सब कुछ ठीक कर देगा। इसलिए वह घर पर गणेश साहब को फोन करके उसने पीयूष की खबर दी तो यह खबर गणेश साहब पर बिजली बनकर गिरी थी। वह जल्दी से रूपपाली देवी यानी अपनी पत्नी के साथ अस्पताल पहुंच गए। एक तूफान आया था, हर कोई उनको दुख से देख रहा था। जब वह तीनों एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे, इकलौते बेटे का दुख रूपपाली देवी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी और बार बार बेहोश हुए जा रही थी। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, जब मजबूरन उन्हें इसी अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, नहीं तो वह गम उनके दिमाग पर असर कर जाता।
भावेश तो सिमरन की फैमिली की यह हालत देखता एक पल को चकरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह गणेश साहब को संभाले या रूपपाली देवी को या फिर सिमरन को। जब बड़ी मुश्किल से उनको समझाते हुए गणेश साहब और सिमरन को तसल्ली देता पीयूष की कंडीशन उन्हें बताने लगा। देखो सिमरन, पीयूष का इस वक्त जल्द से जल्द ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। तुमसे अभी जो डॉक्टर ने कहा है वह सब गलत नहीं था। उसके दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई है। यह कहते भावेश थोड़ा चुप हुआ था। सिमरन एक बार फिर जोर जोर से रोने लगी। सिमरन, भगवान के लिए संभाल लो खुद को। यह वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो अंकल आंटी को कौन संभालेगा। अब तुम ही हो उनकी आखिरी उम्मीद। जब उसे एक बार फिर रोता देखकर भावेश थोड़ा सख्त शब्दों में बोला था। उसकी डांट का इतना असर हुआ कि सिमरन झट से आंसू पोंछती अब सब्र किए उसे देखने लगी। देखो सिमरन, इस वक्त इस शहर में ऐसा कोई भी काबिल डॉक्टर नहीं जो कि उसका ऑपरेशन कर सके। यह बहुत रिस्की काम है। 20% चांस है वह ठीक हो जाए। इस सर्जरी में भावेश की यह बात सुनकर सिमरन गिरने ही लगी थी कि गणेश साहब ने उसे जल्दी संभाला। लेकिन एक आदमी है जो पीयूष की सर्जरी 100% कामयाब करके उसको नई जिंदगी दे सकता है। जब सिमरन को गिरता एक बार फिर से हिम्मत हारता देखकर भावेश जल्दी से बोला, कौन कौन है वह इंसान? आप प्लीज उनसे कहिए कि वह पीयूष की जिंदगी लौटा दे। सिमरन एकदम खुश होती अब उससे बातचीत करने लगी। जब भावेश ने उसकी बात वहीं काट दी। नहीं सिमरन, मैं उनके बारे में कुछ खास नहीं जानता। इतना मालूम है वे विदेश के ही मेडिकल साइंस से ग्रेजुएट है और कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान वापस आए हैं। वे बहुत ही जीनियस डॉक्टर है। उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। वह एक अच्छा सर्जन डॉक्टर है। कुछ गर्म दिमाग का बंदा है। उसे यहाँ इस सर्जरी के लिए बुलाना आसान नहीं। हम में से कोई भी उसे इस सर्जरी के लिए राजी नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा करो या उन्हें राजी कर सकती हो तो हम पीयूष को बचा भी सकते हैं। सिमरन फटी आंखों से भावेश को देखती उसके एक एक शब्द को बड़ी गौर से सुन रही थी। लेकिन बेटा, हम उनसे कैसे बातचीत कर सकते हैं? अब की गणेश साहब ने कांपती आवाज में कहा। अंकल जी, उसकी फिक्र मत करो। उस सर्जन डॉक्टर का नंबर आपको लाकर दूंगा। लेकिन उसे यहाँ इस सर्जरी के लिए कैसे लाना है और कैसे राजी करना है यह आपको देखना होगा, क्योंकि मैं उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानता। इस अस्पताल के सारे डॉक्टर उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मैं तो उस आदमी को जानता तक नहीं। भावेश यह कहता वहां से सीधा आगे बढ़ गया और फिर कुछ ही देर में एक पर्ची जिस पर कोई नंबर लिखा था उसके साथ वह वहां सिमरन और गणेश के सामने मौजूद था। यह लो नंबर उस सर्जन डॉक्टर का। सिमरन, जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। वक्त बहुत कम है। भावेश उसकी तरफ पर्ची बता हद से ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा था। सिमरन भीगी आंखों से उसके तरफ देखते गणेश साहब से बोली, पापा आप माँ के पास रहो, उनका ख्याल रखो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। जब गणेश साहब उसकी बात पर सर हिलाते उसे सीने से लगाते भावेश के साथ आगे बढ़ गए। अब पीछे सिर्फ सिमरन अकेली खड़ी रह गई थी। जब उसने कांपते हाथों से फ़ोन निकालकर पर्ची में लिखा नंबर अपने मोबाइल के स्क्रीन पर मिलाया और कान से फ़ोन लगाए इंतज़ार करने लगी। उसका दिल फ़ोन की जाती बेल के साथ धक धक कर रहा था। जब चौथी बेल पर किसी ने फ़ोन उठाते भारी आवाज़ में हेलो कहा, एक पल को सिमरन का दिल अंधे कुएं की गहराई में जैसे डूब सा गया। जब हिम्मत जमा करती वह भीगी आवाज़ में बोली, हेलो हेलो सर, सिमरन बात कर रही हूँ। अमेठी के सरकारी अस्पताल से मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उसके सर पर गुम चोट आई है। डॉक्टर कहते हैं जल्द से जल्द उसके दिमाग की सर्जरी ना हुई तो वह कोमा में जा सकता है। प्लीज सर, मेरे भाई को बचा लीजिए। आप ही एक सहारा है मेरे बूढ़े माँ बाप का, और मेरी प्लीज हमारी मदद करिए। सिमरन यह सब कहती आखिर में हिम्मत हार गई और फूट फूट कर रोने लगी। जब उसने फ़ोन बंद होने से पहले सिर्फ एक आवाज़ सुनी, ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसकी यह आवाज़ सिमरन को बहुत जानी पहचानी सी लगी थी, जैसे वह यह शब्द, यह अंदाज, यह आवाज़ का भारीपन पहले भी सुन चुकी हो।
वह हाथ में फोन पकड़े गहरी सोचों में डूब चुकी थी। जब भायेश और गणेश वहां आते उससे बेताबी से पूछने लगे। सिमरन खुशी से गणेश को गले लगाती रोई थी और बोली, वे मान गए हैं। और सिमरन का यह जवाब सुनते गणेश साहब और भायेश भी खुश हो गए। ठीक है, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं जरा आगे की जानकारी देख लूं। यह कहते भायेश भागता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ देर बीती थी कि सिमरन इधर से उधर बेताबी से चक्कर काटती। आगे क्या होने वाला है, उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गणेश साहब रूपपाली देवी के पास थे। तभी उसने सामने से एक लंबे चौड़े हैंडसम बंदे को अपने पास तेज कदमों से चलकर आता देखा और वहीं सिमरन को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें सीने में ही अटक जाएगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बीते हुए 8 सालों में जो कुछ हो चुका था उसके अलावा उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता आई थी। उसकी उम्र का फर्क बता रहा था। उसे इन 8 सालों के बाद अपनी आंखों के सामने यूं अचानक आता देखकर सिमरन अपनी जगह पत्थर की हो गई थी। जब वह उसके करीब आता एक झटके से उसकी बाजू जोर से पकड़ता अपनी तरफ करता उसे एक साइड में लाया, जहां उन्हें ना कोई देख सकता था और ना ही सुन सकता था। क्या हुआ पीयूष को? मुझे उम्मीद नहीं थी सामने फोन पर तुम हो, लेकिन जब तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं पहचान गया। खैर सब ठीक हो जाएगा, पीयूष को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, गंभीर आवाज में उसे कह रहा था। उसकी आंखों में सिमरन के लिए नरमी थी। वह इकलौती ऐसी लड़की थी जिसने वीरू की आंखों में सिर्फ प्यार ही देखा था। सिमरन की आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। जब उसने प्यार से उसके आंसू पोंछते उसे लिए जैसे ही आगे बढ़ा, सिमरन एक झटके से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाती कुछ कदम पीछे हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि आप सर्जन डॉक्टर निकलेंगे। खैर मैं इतना आपको बता दूं कि मेरे पास इस सर्जरी के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है। मैं अपने ऑफिस में कोशिश कर रही हूं कि लोन मिल जाए। अचानक उसके शब्द में कड़कपन महसूस की जो कुछ देर पहले फोन पर उससे रो रो कर उसके सामने अपने भाई की जिंदगी की भीख मांग रही थी, अब उसी से ऐसे रुडली अंदाज में बोलती नजरें चुरा गई। वीरू उसके बदलते रंगों को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। 8 साल पहले भी वह ऐसे ही थी, उसने ऐसे ही रंग बदला था, वह आज भी वैसे ही थी। पैसों की फिक्र मत करो, किसी से कोई लोन मांगने की जरूरत नहीं, यह समस्या भी खत्म हो जाएगी। पीयूष की जिंदगी बच जाए, फिर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर देना, हिसाब बराबर। वे होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए उस पर उसे गौर से देखा और बोला, जो कि बिल्कुल भी उस पुराने वीरू जैसा नहीं था। क्या वह बदल चुका था? सिमरन ने धुंधलाई आंखों से उसकी तरफ चौंक कर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई मौके की तलाश में था और वह मौका आज उसे किस्मत से मिल गया था जिसे वह किसी कीमत पर खोने को तैयार नहीं था। वीर ने उस अस्पताल के डायरेक्टर से कहा कि वह पीयूष नाम के पेशेंट की सर्जरी खुद करेगा, तो यह सुनकर वह हिल गए। वहां जल्दी जल्दी ऑपरेशन रूम तैयार किया जाने लगा। असल में वीरू ऐसा नाम था जिसे शायद ही कोई ऐसा हो मेडिकल में जो ना जानता हो। वह ना सिर्फ जीनियस डॉक्टर था बल्कि इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन भीम चोपड़ा का इकलौता बेटा भी था। सिमरन जब उसे व्हाइट कोट में और मुंह पर मास्क लगाए फाइल हाथ में पकड़े ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ते देखा तो उसे ख्याल आया, सच में यह बहुत चालाक बंदा है। आज अचानक 8 साल के बाद उसे अपने सामने देखकर सिमरन को यकीन करना बहुत मुश्किल लग रहा था। वीरू एक बार फिर उसकी जिंदगी में वापस आ गया था। वह हादसा ही सही, लेकिन अब वह खुली आंखों से उसे देख रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह वीरू को कभी सर्जरी करता देखेगी। वह बेहद हैंडसम और खूबसूरत नैन नक्श वाला आदमी था, जिसे एक वक्त पर सिमरन बहुत चाहती थी। आज उनके बीच मीलों की दूरियां बढ़ गई थी। ऑपरेशन रूम के बाहर बैठी वह दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगी। गणेश साहब भी वहां आते उसे हौसला देने लगे, जबकि भाईश, जिसे मालूम हुआ कि वह डॉक्टर वीरू हॉस्पिटल पहुंच चुका है, तब उसके साथ उसने पीयूष की पूरी डिटेल लेता। ऑपरेशन रूम में ही उसके साथ था। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा और सिमरन की बेचैनी बढ़ने लगी। अब 3 घंटे के बड़े मुश्किल वक्त के बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला। बधाई हो,
पीयूष की सर्जरी सक्सेसफुल रही और इस तरह की सर्जरी हमारे देश में पहली बार कामयाब रही। वीरू की सर्जरी स्ट्राइक काफी अमेजिंग रही। उनके आने से पीयूष को नई जिंदगी मिली है। भाईश मुस्कुराते हुए उनके करीब आता बोला। जब सिमरन और गणेश यह सुनते खुशी से एक दूसरे को गले लगाते रो दिए। गणेश तो यह खुशी की खबर देने रूपपाली देवी के पास जल्दी दौड़े चले गए। पीयूष अब कहाँ है? सिमरन आंसू साफ करती मुस्कुरा कर बोली, उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। उसकी फिक्र मत करो, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। 12 घंटे के बाद उसे होश आ जाएगा। भाईश यह कहता चुप हुआ, फिर सिमरन के करीब होता कुछ सोचकर बोला, तुम अकेली ऐसी इंसान हो जिसने वीरू को यहाँ आने के लिए मना लिया। सिमरन यह सुनती थोड़ी शर्मिंदगी सी दिखाई देने लगी। उसे वीरू के साथ खुद को लेकर कोई शक नहीं पैदा करना था। भाईश की नज़रों में असल में वीरू एक ऐसा इंसान है जिसे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बाहर के कई अस्पताल हायर करना चाहते हैं, लेकिन होंडा कंपनी के इकलौते वारिस और काबिल सर्जन को हायर करने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन एक बात जो मुझे जाननी थी, शायद तुम्हें पता हो। जब सिमरन ने धड़कते दिल से पूछा, कौन सी बात? डॉक्टर वीरू काफी अमीर फैमिली से संबंध रखते हैं और वीरू होंडा कंपनी के मालिक भी है। ऐसे में अचानक वे 8 साल पहले सब कुछ छोड़कर बाहर क्यों चले गए, वह भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए? यह बात बहुत अजीब है। सिमरन भाईश की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली में हुई थी। जब कुछ देर के बाद बोली, पता नहीं, लेकिन इस वक्त मैं बहुत खुश हूं कि पीयूष बिल्कुल ठीक है। अब उसे कोई खतरा नहीं। सिमरन की बात सुनकर भाईश का मुंह उतर गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाईश भाई, आपकी वजह से आज पीयूष की जिंदगी बची है। यह एहसान शायद हम जिंदगी भर आपका ना उतार सके। वह रोती हुई निगाहों से मुस्कुराकर कहती वहां से जाने लगी। जब भाईश की बात ने उसके कदम रोक लिए। एक बात याद कर लो कि सर्जरी से पहले वीरू फाइनेंस डिपार्टमेंट से इस अस्पताल में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए हैं। 8 लाख सर्जरी के, जबकि 4 लाख सर्जरी के बाद के खर्चों के लिए। सिमरन हैरान होती बेकाबू होकर मुड़ी और गहरी सांस लेने लगी। वीरू ने बिना कहे चुप्पी से न सिर्फ सर्जरी की बल्कि दूसरे खर्चों के लिए भी पैसे जमा करवाए थे, और वह अपनी फीलिंग भाईश से छुपाने के लिए चेहरा झुकाकर खड़ी सोचने लगी। जब जाने से पहले भाईश ने इतना जरूर कहा, सिमरन तुम बहुत लकी हो, और सिमरन भाईश को जाता देखने लगी। एक वक्त था जब वह खुद को बहुत लकी समझती थी कि उसे वीरू मिला, लेकिन 8 साल पहले उसे इसी ने अंदर तक हिला दिया था। उसके बाद उसने वीरू से हर संबंध तोड़ लिए थे जो उसे वीरू के साथ जोड़ता था। उस दिन के बाद से वह खुद को कोसने लगी। वह क्यों वीरू से मिली? क्यों पूरी दुनिया में उसे वीरू ही मोहब्बत के लिए मिला? लेकिन आज 8 साल के बाद इस मुसीबत की घड़ी में वह वीरू ही था जो उसकी मदद को आगे आया था। वीरू के होते हुए सिमरन को ऐसा क्यों लगता था कि कोई मुसीबत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी? गहरी सोचों को झटकती वह आगे बढ़ी जहां रूपपाली देवी बेहोशी में मुस्कुरा रही थी। मम्मी, पीयूष बिल्कुल ठीक है। उसकी जिंदगी भगवान ने वापस कर दी है। प्लीज आप भी ठीक हो जाइए। वह यह कहती वह प्यार से उनका माथा चूमकर अपना गाल टिका गई। रात के 11 बज रहे थे। इतनी बड़ी और मुश्किल समस्याओं में सर्जरी करने के बाद से अब तक सिमरन ने वीरू को नहीं देखा था। वे अचानक कहाँ गायब हो गया, कोई नहीं जानता था। सुनसान खाली कॉरिडोर की रखी कुर्सियों पर बैठी अब वह थकन से बेहाल हो चुकी थी। गणेश ने बहुत जिद की कि वह कुछ खा ले या घर चली जाए, कुछ देर आराम कर ले, पर वह रूपपाली देवी के पास ही थी। लेकिन वह नहीं मानी। धीरे से सर और पीठ कुर्सी से लगाती आंखें बंद किए बैठी थी। जब उसका फोन बजने लगा, उसने फोन पर्स में से निकालकर स्क्रीन पर देखती हैरान रह गई। यह वही नंबर था जिसे आज दोपहर में उसने खुद फोन करके अपने भाई की जिंदगी की भीख मांगी थी। सिमरन ने कुछ सोचकर फोन अटेंड करते कान से लगाया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जब उसने सामने वाले की बात सुनकर सिमरन के माथे पर ढेरों बल पड़ गए थे। ठीक है, मैं कल। अभी वह इतना ही बोल पाई थी जब सामने वाले ने उसकी बात काटते हुए कहा, अभी इसी वक्त मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अस्पताल के सामने यह कहता वह फोन बंद कर गया। जब सिमरन मुंह खोले बिल्कुल हक्का बक्का सी फोन देखती रह गई थी।